हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है मॉडर्निटी, राइट्स एंड डेमोक्रेसी। सो इसमें सबसे पहला जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा सफरेगेट विमेन मूवमेंट, इंग्लैंड का मताधिकार आंदोलन जो हुआ था इंग्लैंड में। उसमें क्या हुआ था, कैसे विमेंस की क्या सिचुएशन रही थी, क्या था क्या नहीं था, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम फिर एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इंडोनेशिया का, देन उसके बाद यूनाइटेड नेशन एंड पिकासो। ओके स्टूडेंट, सो मैंने इसको 4 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर दिया ताकि आप लोगों को चारों ही चीज़ों को समझने में अच्छे से आसानी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात आती है इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में हमने रखा है अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के अन्य तरीके। भाई यहाँ पर इन्होंने बोला अदर मेथड ऑफ माइनॉरिटीज़ रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो वुमेन का जो आंदोलन शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई थी, हमने वहाँ से ही शुरू किया है। तो ये बोला जाता है कि सबसे पहला पॉइंट रखा गया लिमिटेड वोटिंग सिस्टम। तो लिमिटेड वोटिंग सिस्टम में हुआ क्या था कि इस पूरे सिस्टम में पूरे राज्य को बहुत ही ज़्यादा बड़े निर्वाचित क्षेत्रों में बांट दिया गया था और हर निर्वाचन क्षेत्र से कम 3 उम्मीदवार भी खड़े हुए थे। तो इसे एक लिमिटेड हम इसको बोल सकते हैं थ्योरी, इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंडर में हर मतदाता को एक से ज़्यादा जिसने रिप्रेजेंटेटिव चुना, मतलब जो चुना गया था, वो उनके कम मतदान को अधिकार दिया था। ठीक है, मतलब ये कि जिसको चुनना चाहिए था उसको इतना अधिकार नहीं, मताधिकार नहीं मिले थे जितना कि उसको मिले थे जो कि चुनना नहीं जाना चाहिए था। जिसे कम से कम एक सदस्य माइनॉरिटी का मतलब ये रखा गया कि माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए था, बट वो नहीं हो पाया। किसी ने भी अल्पसंख्यक वर्ग से, माइनॉरिटी से किसी भी उसको चूज़ नहीं करा रिप्रेजेंटेटिव को। तो क्या हुआ कि इस पूरी प्रणाली का जो लाभ था, प्रॉफिट था, ये था कि इसके हेल्प से माइनॉरिटीज़ जो थे उनको एक तरीके से लेजिस्लेटिव में कुछ जगहें प्राप्त हो गई थी। ठीक है, मतलब जब वोट्स वगैरह नहीं मिले थे तो उससे ये हुआ कि भाई इनको कुछ जगहें दे दी गई और कुछ जगहें मिलने के बाद उन्होंने लेकिन हाँ ये भी था कि माइनॉरिटीज़ जो पूरे दल थे, ये सब इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा थी तो उन्हें रिप्रेजेंटेटिव प्राप्त नहीं हो पाया था। ठीक है, अब अगर आप लोग मान लो कि बहुत सारे, मैंने रेड एंड ब्लू कपड़ों में आपको बुलाया है और अनफॉर्चुनेटली रेड कपड़े वाले लोग ज़्यादा निकले, बच्चे ज़्यादा निकले, तो भाई मुझे तो अपने ग्रुप को शो करना है सामने इंडिया के, तो मैं रेड वालों को ही कोशिश करूँगी कि ज़्यादा सामने रखूँ क्योंकि वो लोग ज़्यादा हैं, ब्लू वाले ज़्यादा नहीं हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई कि अल्पसंख्यक वर्ग बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसको अब एक को तो मैं नहीं कर सकती ना, रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना सकती थी, सारे ही रेड वालों को मुझे बनाना पड़ा क्योंकि एक को बनाती तो दूसरा नाराज़ होता, दूसरे को बनाती तीसरा नाराज़ होता। तो ये वाली चीज़ है। ठीक है, होप सो क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है यूमुलेटिव वोट सिस्टम। देखो जी, इसके अंदर क्या बात बताई गई कि ये जो पूरी निर्वाचन थ्योरी थी, इसके लिए बहुत सारे सदस्य निर्वाचित किए गए थे और निर्वाचित करने की ज़रूरत भी थी। तो हर मतदाता को उसने उतने मत देने का अधिकार होता है जितने कि सदस्य उस क्षेत्र में चुने जाते हो। ठीक है, मतलब उस टाइम पे ऐसा होता था कि अगर 5 सदस्य दिल्ली से चुने जा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ दिल्ली का, ठीक है, तो 5 सदस्य दिल्ली से चुने जा रहे हैं तो 5-5 ही वोट दिए जाएंगे। ऐसा होता था उस टाइम पे। जो मतदाता को ये भी अधिकार होता था कि वो चाहे तो अपने सभी मतों को एक उम्मीदवार दे दे या फिर अपना एक मत किसी को, 4 मत किसी को दे दे, 3 मत किसी को, 2 मत किसी को दे दे, ऐसे करके दे दे। जैसे जयपुर क्षेत्र से कुल 6 सदस्य चुने जाने हो तो मतदाता अपने 6 मत किसी एक सदस्य को दे सकता है। ठीक है, अभी जैसे मैंने दिल्ली का आपको एग्जाम्पल बताया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं दिल्ली जयपुर के, कभी आप इनको वो कर दो, समझो कि यार ये इंग्लैंड का नहीं बात हो रही है ऐसी, लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये बोला गया कि अल्पसंख्यकों में बहुत सारे वर्ग बन गए। वही सेम चीज़ जो फर्स्ट वाले पॉइंट में हुई, बहुत सारे वर्ग बन गए और बहुत सारे वर्ग बनने के बाद अगेन फिर ह्यूमिलेटिव वोट सिस्टम रखना पड़ा। इसी वजह से कि भाई लोग जो हैं, एक इंसान 5 वोट देगा। ठीक है, अगर 5 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं तो एक इंसान 6 वोट देगा अगर 6 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड बैलेट सिस्टम, दूसरी मतपत्र प्रणाली। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ था कि रिप्रेजेंटेटिव को बहुत ही वास्ट
तरीके से और एक तरीके से जस्टिस की निगाह से उसको आगे बढ़ाया गया। उन लोग सब ने कहा कि भाई इसको जस्टिस के तौर पे और एक अच्छे उस पे इसको आगे बढ़ाओ ताकि सब लोग इसको वोट दें और मतलब ये रहे कि हाँ ये सब कुछ कानूनी हो रहा है, ये वैसा नहीं है, फिजूल नहीं है या फिर जो भी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये वाली चीज़ देखी गई कि इसके अंडर में जब एक ही स्थान के 2 से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हुए और सभी जो मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार थे वो निष्पक्ष बहुमत मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उनको प्राप्त नहीं हो पाई, तो पहले चुनाव के जो 2 उम्मीदवार थे उनके बीच में दोबारा मतदान होता था। ठीक है, सो इस दूसरे मतदान में जो सबसे पहले के 2 होते थे, 2 जो मतदान मिलते थे, उसके अलावा और उम्मीदवारों को मतदान देने की परमिशन होती थी कि भाई आप और दो। तो उदाहरण के लिए किसी निर्वाचित क्षेत्र में ABC 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। ठीक है, तीनों को 300, एक को 3000 मिली है, एक को 2500 मिली है, एक को 2000 मत मिले हैं। लेकिन ये देखा गया कि किसी को भी एक तरीके से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, तो इसलिए जो C वाली है उसको हटा दिया जाता है और बाकी के A और B जो है उनमें आपस में थोड़ा थोड़ा करके वोट्स बांट दिए जाते हैं, क्योंकि वो दोनों इक्वल पे थी। 3000 और 2500 थे, तो 3000 वाला थोड़ा सा अपना देगा तो 2500 को इक्वल, दोनों आपस में इक्वल हो सकता है, लेकिन 2000 वाला इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। नेक्स्ट है आपकी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। सो इसके अंदर क्या बताया गया कि इस पूरे थ्योरी में, इस पूरे सिस्टम में धर्म और संप्रदाय के आधार पर इन्होंने निर्वाचन क्षेत्र बना दिए। अब ये चीज़ तो आप लोग बहुत पुराने टाइम से पढ़ते आ रहे हो कि धर्म के आधार पर वोट जीतना पॉलिटिशियंस के लिए कितना ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि भारत में जब ब्रिटिश शासन 1909 के अधिनियम में ये प्रणाली रखी गई, तो उसी के आधार पर मुसलमानों को अपना अलग प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार हो गया, हिंदुओं को अलग चुनने का अधिकार हो गया, सिखों को अलग हो गया, क्रिश्चियंस को अलग हो गया। तो इसी तरीके से 1919 में सिखों को अलग रिप्रेजेंटेटिव का अधिकार दिया गया था। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम आप अगेन इंडिया पे आ गई। बेटा ये बात याद रखो कि इंग्लैंड ने इंडिया पे आक्रमण किया था, हम लोग गुलाम थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स के। अब जी यहाँ पर क्या बात आती है कि उस पूरे थ्योरी के अंडर में हर संप्रदाय के लिए स्थान सुरक्षित कर दिए गए कि मुसलमान चाहे मुसलमानों को वोट दे, हिंदू चाहे हिंदुओं को वोट दें, और वोट मुसलमानों को मुसलमानों के ही मिलेंगे, कोई और नहीं दे सकता। उस टाइम पे ऐसा हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम पे जब ऐसा हुआ तो इस चीज़ को और आगे बढ़ाया गया और ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैलती गई। तो धर्म के आधार पर वोट मिलना ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया और इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी गई जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो। नेक्स्ट है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये एक अलग सेपरेट पॉइंट है स्टूडेंट। सो इसके अंदर क्या आएगा कि इस पूरे जो हमारी थ्योरी है इसके अंडर में रिप्रेजेंटेटिव का जो चुनाव होता था वो टेरिटोरियल के आधार पे होता था। अब यूनियन टेरिटरीज तो आपने सुनी होंगी। देखो बेसिकली यूनियन टेरिटरीज का काम क्या होता है, बस ये काम होता है कि किसी भी तरीके से पूरे इंडिया पे हर जगह पे कंट्रोल रखना। ठीक है, ये बेसिकली काम होता है हमारे टेरिटरीज का। तो ये वाली चीज़ देखी गई कि अब टेरिटोरियल बेस पे देखा जाए और चुनाव लड़े जाएं ताकि लोगों का भी ध्यान रखा जा सके और सब चीज़ें भी बहुत अच्छे से हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन में मॉडर्न टाइम के स्टेट्स को सामने रखा गया। उन्होंने कहा कि हम मॉडर्निटी को इसलिए साथ में लेकर चल रहे हैं क्योंकि हर जगह ना अब उन्नति कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है। तो डेवलपमेंट को किसी भी तरीके से हमें बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, सब कुछ करना है। तो इसलिए हम लोग फिर यहाँ पर फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन में हम अपने जो मॉडर्निटी है उसको साथ में रखकर चलेंगे। ठीक है जी, आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब आता है वुमेन्स सफरेज, महिलाओं के मताधिकार। देखो जी, वुमेन्स के लिए मताधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन के विचार जो थे वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो चुके थे। कहा जाता है कि मतदान जो है वो हर नागरिक का उनका नेचुरल राइट है। ठीक है, प्राकृतिक अधिकार है, तो स्त्रियों को क्यों इससे दूर रखा जाता है। इसी तरीके से 19वीं सेंचुरी में बेंथम और J.S. मिल जैसे जो फिलोसफर्स थे
उन्होंने लेडीज़ के वोट्स मताधिकार, ठीक है, उनके जो मताधिकार के आंदोलनों में बहुत ज़्यादा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग सहायता करेंगे, ठीक है। जैसे जे.एस. मिल की जो पुस्तक है रिप्रेजेंटेटिव वाली, विमेन वाली, उन सब में उन्होंने बता भी रखा है ये सब कुछ कि क्यों विमेंस को राइट्स मिलने चाहिए, क्यों विमेंस को आज़ादी मिलनी चाहिए। तो जी इसके साथ ये हुआ कि जो हमारे वयस्क पुरुष थे उन लोगों को ये बोला गया कि अब आप लोगों को मताधिकार प्राप्त है तो ठीक है, छोटी लड़कियों को, बच्चियों को मत दो, लेकिन वयस्क महिलाओं को भी अधिकार प्राप्त करो। उसके अलावा जब आप उसको कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है, नीचे धीरे धीरे आते आते आप लोग और लड़कियों को भी देने लगोगे। तो 19th सेंचुरी के मिड के टाइम पे अमेरिका के कुछ राज्यों में इसका सबसे पहला कदम उठाया गया, और वो सबसे पहला कदम जिस राज्य में उठाया गया वो था इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में 1918 में एक कानून उठा था। उस कानून के अंदर 30 वर्ष की आयु वाली जो विमेंस होती थी उनको मताधिकार प्राप्त हो गया। अब जी क्या हुआ कि इसके 10 वर्ष पहले ये जो था ये घटाकर पुरुषों के बराबर 21 कर दी गई थी। अब 10 वर्ष बाद कि 30 की जगह अब पुरुषों में जब इक्वालिटी बढ़ने लगी थी तो फिर 30 की जगह इन्होंने उम्र हटाकर 21 साल कर दी थी, ताकि औरतों को जल्दी जल्दी और राइट्स मिलने लगे, सब कुछ होने लगे। तो 1919 के अंदर अमेरिका में स्त्रियों को पुरुषों के समान मताधिकार प्रदान कर दिए गए, और इसके बाद पूरे वर्ल्ड के अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में विमेंस को अधिकार मिलने लगे थे। ठीक है, ये आप देख रहे हो प्रेसिडेंट विल्सन, व्हाट विल यू डू फॉर वुमेन सफरेज। ठीक है, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये आंटी जी हंस रही हैं, हंस इसलिए रही हैं, खुश हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आप, इनको वो राइट्स ऑलमोस्ट मिल चुके थे। ये तब की चीज़ें हैं। बाकी एक ये फ़ोटो जो आप देख रहे हो, इस फोटो में आपको ये पता लग रहा होगा, ये विमेन का एक गला दबा रहा है, एक हाथ बांध रहा है, एक पैर बांध रहा है, एक टांगे पकड़ रहा है, ठीक है। और ऊपर से जो एक है वो ब्लड की एक बॉटल है, वो उसके हाथ में लगाकर उसको चढ़ा रहा है कि मतलब गवर्नमेंट सहायता तो देती है लेकिन इतना ज़बरदस्त बांध कर कोई फ़ायदा नहीं है उस सहायता का। ठीक है, कहने का मकसद यहाँ पर इनका ये है। तो फिर थोड़ा और टाइम आगे बढ़ा, 1971 में स्विट्ज़रलैंड में भी महिलाओं को जो थे वो मताधिकार मिलने लगे। ये चीज़ जो है आपने नारीवाद में फर्स्ट ईयर में कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। ठीक है, अब क्या हुआ जी, अब हम आगे बढ़ गए और फिर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट विमेन सफरेज, कि महिलाओं के मताधिकार के खिलाफ क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स आ रहे थे, क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा प्रकृति, नेचुरल। देखो सॉरी, ये नेचुरल नहीं है स्टूडेंट, अप्राकृतिक है। ठीक है, अप्राकृतिक, इसकी प्राकृतिक के पहले आ लगा लेना। तो जी अब इन्होंने बोला कि स्त्रियां जो हैं पॉलिटिक्स में भाग लेंगी तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, सब कुछ ऐसा उनको सहना पड़ेगा, और उनको एक तरीके से ऐसी चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो कि एक औरत को नहीं देखनी चाहिए, फेस नहीं करनी चाहिए। गार्नर नाम के एक फ़िलासफ़र हैं, उन्होंने बोला कि अपने आप को पॉलिटिक्स प्रॉब्लम्स में उलझाकर घर की चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वुमेन को हम अप्राकृतिक, मतलब उनका जो प्राकृतिक अधिकार है वो नहीं देंगे। भाई ये चीज़ बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है घरेलू शांति के लिए विनाशकारी। इन्होंने कहा कि अगर हम वुमेन्स को राइट्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमारा जो घरेलू शांति बनी रहती है ना, जो औरतें बनाए रखती हैं, वो ख़राब हो जाएगी। एक औरत 10 घंटे बाहर काम करेगी, फिर घर में आके कैसे संभालेगी? ऑब्वियसली बात है, चिड़चिड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन्होंने 1000 बहाने बना दिए लोगों ने, और फिर उसके बाद इन्होंने बोल दिया, आर्ग्यूमेंट करा कि भाई औरत को अधिकार नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्त्रियोचित गुणों का अंत। स्त्रियोचित गुणों का अंत के अंदर क्या बात रखी गई कि भाई मतलब इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि विमेंस के जो नेचर होते हैं, जैसे लज्जा, कोमलता और ब्यूटी है, और बहुत सारी चीज़ें, शांति, प्यारापन और एक नाजुकता, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं राजनीति में भाग लेने से ख़त्म हो जाएंगी। औरत एक सख्त दिल और एक ऐसी औरत बन जाएगी कि उसको किसी के लिए एक उसका हार्ट ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ, उसको नरम दिल हम नहीं कह पाएंगे। तो इसलिए हम पॉलिटिक्स में इनको शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद है नागरिक कर्तव्यों का पालन करने में अयोग्य। इन्होंने कहा कि औरत जो है वो एक ऐसी इंसान है जो हर एक को हैंडल नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी सब चीज़ें हैंडल करने में। और फिर क्या प्रॉब्लम यहाँ पर सामने आएगी कि नागरिक के जो कर्तव्य हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएगी, ना वो उन लोगों को बता पाएगी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है।
उसके बाद है दोहरा मतदान, कि डबल वोटिंग नहीं देना है, विमेन को एक बार वोट देने का अधिकार दो, इसके अलावा डबल वोटिंग दोगे तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन, भाई कंजर्वेटिव तो जहाँ भी आ जाए बस वहाँ तो खात्मा ही खात्मा है, तो अब कंजर्वेटिव आ गए तो विमेन क्या, मैन भी आगे ना बढ़े। ठीक है। नेक्स्ट है स्त्री मतदान के प्रति उदासीनता। अब इन्होंने बहुत 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 उदासीनता दिखाई स्त्री मतदान की, कि भाई इनको वोट देने का अधिकार किसने दे दिया और क्यों दे दिया, इनको तो देना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें हैंडल कर नहीं सकती हैं। ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ वुमेन सफरेज, अब जो फेवर में थे वो वाली चीज़ें, कि महिलाओं की दुर्बलता कोई तर्क नहीं। भाई इन्होंने बोला कि वीकनेस महिलाओं की कोई बड़ी बात नहीं होती है, महिला एक हर तरीके का काम कर सकती है, वो बहुत तरीके के दर्दों को झेल सकती है, सब कुछ कर सकती है, एक ही दिमाग से 10 जगह को हैंडल कर सकती है, एक ही दिमाग से 12 काम एक साथ कर सकती है, तो फिर उसको ये सारे काम करने क्यों नहीं दिए जा रहे। तो फिर उसके बाद ये देखा गया कि फेवर में, उसके बाद महिलाओं के जो अधिकार का बात बताई थी मैंने आपको प्रीवियस अभी पीछे, तो उसमें 30 साल के बाद 21 साल कर दी गई थी वो मताधिकार। ठीक है। उसके बाद है मताधिकार के संबंध में लिंग भेद अनुचित। इन्होंने बोला कि भाई जेंडर के बेस पे ये ड्रामे ना नचाओ कि मैन ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, वुमेन कुछ नहीं कर सकती है, चाहो तो शर्त लगा लो वुमेन ही जीतेगी, इन्होंने ऐसा बोला। ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई लिंग भेद के आधार पर यहाँ पर आप यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो, और आप उस चीज़ को याद करो, सिमोन द बुआ ने अपनी बुक द सेकंड सेक्स में इस बात को बोला है कि महिलाएं पैदा नहीं होती हैं, महिलाएं बनाई जाती हैं। ठीक है। वो मतलब लोगों ने महिला उनको बना दिया है, इसमें वो पैदा नहीं हुई है, उनका कोई कसूर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पारिवारिक जीवन पर बुरा प्रभाव नहीं। ठीक है। अब जैसे उन लोगों ने बोला था कि पारिवारिक जीवन पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो हैंडल नहीं कर पाएंगी, ये होगा वो होगा, तो ये बोला गया कि जब एक महिला एक हाथ से 12 काम एक साथ कर सकती है तो वो परिवार के साथ बाहर की चीज़ों को क्यों नहीं संभाल सकती। बिल्कुल परिवार पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। महिला बाहर के साथ साथ बच्चों को भी संभालती है, घर को भी संभालती है, उसका अपने खुद के हस्बैंड को भी संभालती है, वो भी बिल्कुल बच्चे की तरह। उसको आते ही सब कुछ ऐसा चाहिए होता है, वैसे बाहर तो सब कुछ करके आएगा, ठीक है, सारे काम खुद करके आएगा, लेकिन घर आते ही बिल्कुल बेबी बन जाएगा, एक छोटा सा बच्चा बन जाएगा कि सारे काम उसकी माँ मतलब उसकी वाइफ करे। तो इसलिए कोई भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा फैमिली की लाइफ पर। वर्तमान स्थितियों में नितांत ज़रूरी। ठीक है। इसका मतलब ये कि आज की सिचुएशन में, मतलब उस टाइम लोग ये बोल रहे थे कि आज की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है महिलाओं का काम करना, क्योंकि सिचुएशंस काफ़ी बिगड़ती जाने लगी थी, आगे आगे आर्थिक मंदी भी आई थी, सब कुछ हुआ था। तो उस चीज़ को देखते हुए राजनीतिक पर स्वरूप प्रभाव, इन्होंने कहा कि राजनीति पर ना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये जो पॉलिटिशियंस इतने मतलबी होते हैं, अपना अपना देखते हैं, वो सिर्फ अपना नहीं देखेंगे, महिलाएं होंगी तो सब चीज़ें मिल बांट कर की जाएंगी। महिलाएं एक वक्त अगर अपना देखेंगी तो 2 वक्त सामने वाले को भी सोचेंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा इसेंशियल फॉर अ गुड इलेक्टोरल सिस्टम। अब ये सफरेज वाला जो था आपका यहाँ ख़त्म हो गया, ये एक तरीके से आपका निष्कर्ष के तौर पे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। सार्वलौकिक वयस्क मताधिकार, ये वयस्क है स्टूडेंट, ये आ का डंडा जो है ना, या के बाद हटा देना और सा के बाद का लगा लेना। यूनिवर्सल बिजनेस मटेरियल राइट। ठीक है। अब इसमें क्या बात रखी गई, इन्होंने यहाँ पर ये वाली बात बोली सबसे पहली कि डेमोक्रेसी में प्रभुसत्ता जो होती है वो जनता के पास होती है, तो इसके अंडर में सभी नागरिकों को इक्वल पॉलिटिकल पावर देनी चाहिए। ठीक है। अब डेमोक्रेसी तो यही बोलती है ना, इक्वालिटी, धर्मनिरपेक्षता, मतलब ये सारी चीज़ें, तो इसके अंदर वो वाली चीज़ है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इन्होंने बोला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की अंदर आती हैं चीज़ें। ठीक है। डेमोक्रेसी अगर आपने कर दी है, डेमोक्रेसी को अगर आप अपना रहे हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हमारे इलेक्शन। फिर आता है गुप्त मतदान, सीक्रेट, इन्होंने बोला बैलेट, कि इसके अंदर हमारा ये कि मत देने का जो पूरा सिस्टम है ऐसा होना चाहिए कि मतदाता ने अपने मत किसके पक्ष में दिया है इसकी जानकारी किसी दूसरे को ना हो, जैसा कि आज के टाइम पर भी होता है। मतदानों या प्रतिनिधियों के बीच का रिश्ता, ठीक है, कि इन्होंने बोला मतदानों और प्रतिनिधियों के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अंदर अगर जैसे अगर हमारा मेरा और आपका मान लो रिश्ता अच्छा नहीं है, हम लोगों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप लोग मुझसे पढ़ नहीं पाओगे, मैं आप लोगों को ढंग से समझाऊंगी भी तब भी आप लोग उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। तो यहाँ पर वो वाली चीज़ है। इन्होंने आगे बोला कि अल्पसंख्यकों को
उच्च प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, कि एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए जिससे कि उनको अपने डाउट्स को सॉल्व करने और अपनी हर परेशानी को बताने समझाने में भी काफ़ी हेल्प हो सके। एंड लास्ट ये बोला कि सम्मिलित निर्वाचन प्रणाली, इंटीग्रेटेड इलेक्टोरल सिस्टम होना चाहिए, हर चीज़ सम्मिलित करके, हर चीज़ मिला जुला के, ताकि वो चीज़ को जो फेस कर रहे हैं लोग, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को, वो सॉल्व की जा सके। ठीक है स्टूडेंट, होप सो कि अब आप लोगों के डाउट नहीं हो। ठीक है, हमारी जो यूनिट है उसमें फर्स्ट वाला जो टॉपिक है वो हमारा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।